चैनल। आज के लेक्चर में हम जो रूम का एस्टीमेट हमने स्टार्ट किया था, आज के लेक्चर में उसका हम डीपीसी कवर करेंगे और उसके बाद हम कंक्रीट का काम हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाउंडेशन, एक्सकेवेशन, फाउंडेशन एंड ब्रिक मेसनरी को कवर कर दिया। अभी आइटम नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है, जो आइटम नंबर 5 है वो डीपीसी का हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप देख लें कि इधर डीपीसी फाउंडेशन में क्रॉस सेक्शन में आप देख लें तो वो ये जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ये डीपीसी है। ठीक है, ड्राइंग में इसकी थिकनेस 2 इंच ये दे दे, ड्राइंग में 2 इंच दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इधर हमने डिस्क्रिप्शन में 50 mm लिखा। 50 mm और 2 इंच जो होता है ना वो 2 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को समझ लें कि 50 mm थिक PCC 124 यूजिंग 3 mm एग्रीगेट्स एंड फिनिश स्मूथ विद स्टील फ्लोर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमने 50 mm थिकनेस में तो PCC 1 2 4 की DPC डालनी है। ठीक है, DPC का मतलब है DPC। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लें। ठीक है, तो ये एक इम्परवियस लेयर हम लगाते हैं ताकि नीचे वाला जो पानी है, जो अंडरग्राउंड का पानी ऊपर बिल्डिंग में पेनिट्रेट ना हो, उसकी लीकेज बंद हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डैम प्रूफ कोर्स लगाते हैं। तो ज़्यादातर हम कंक्रीट का ही लगाते हैं। कंक्रीट के अलावा भी आप लगा सकते हैं, हेसियन क्लॉथ का भी लगा सकते हैं, और भी जियो मेम्ब्रेन का भी आप लगा सकते हैं, पॉलीथीन शीट का भी आप लगा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ दी टाइप ऑफ DPC 124। ठीक है, 124 कंक्रीट में हम करते हैं उसको। ठीक है, और उसके लिए जो क्रश हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 3 mm का क्रश हम इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो वो हम 3 mm मैक्सिमम साइज़ उसका होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसलिए इस्तेमाल नहीं, क्योंकि इसमें हमें स्मूथनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई स्मूथनेस हमें ज़्यादा दरकार होती है, तो इसलिए हमें इसमें अच्छा, इसमें जो एग्रीगेट हम इस्तेमाल करते हैं वो हम मैक्सिमम साइज़ उसका 3 mm होता है। ठीक है, क्योंकि इस वजह से इसलिए हम 3 mm का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें स्मूथनेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और आगे फिर लिखा है कि एंड फिनिश स्मूथ विद स्टील फ्लोट। स्टील फ्लोट के साथ आपने इसको, ये स्टील फ्लोट हम 2-3 जगहों पर इस्तेमाल करते हैं कि जिधर आपको ज़्यादा स्मूथ फिनिश की ज़रूरत हो, या जिधर आपको पता हो कि इसमें लीकेज से ऊपर से या नीचे से आने का खतरा है, तो वो जो सरफेस होता है वो हम स्मूथ फिनिश उसका लगाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये DPC हो गई, तो इसमें हम स्मूथ फिनिश इसलिए किया ताकि जो पोर्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसको हम स्टील ट्राउल से जब हम करते हैं स्टील फ्लोट से, तो वो फिर उसकी सरफेस स्मूथ आती है, तो उस वजह से उसमें पेनिट्रेशन, पानी का लीकेज पेनिट्रेशन नहीं होता है। या जो टॉप रूफ आपका होता है, फॉर एग्जांपल आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से जो टॉप रूफ होता है जिसके ऊपर आपने बिल्कुल रूफ इंसुलेशन करनी होती है, तो उधर हम जो रूफ ट्रीटमेंट या रूफ इंसुलेशन से पहले जो कंक्रीट का रूफ स्लैब होता है, स्लैब जो होता है वो हम स्टील फ्लोट से उसको फिनिश करते हैं ताकि उसमें पानी की लीकेज ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम स्मूथ फिनिश इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कवर्ड विद 2 कोर्स ऑफ ईच ऑफ हॉट बिटुमेन एट द रेट ऑफ 0.7 kg पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये एक DPC के लिए स्पेसिफिकेशन हमें बना दिए कि इसके मुताबिक हमने साइड के ऊपर काम करना है। तो एस्टीमेट भी इसी का ही बनेगा और रेट भी इसी का ही लगेगा। जब हम बिल ऑफ क्वांटिटी प्राइस करेंगे तो उसमें हम इसी के मुताबिक रेट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आगे फिर हमने 2 कोर्स ऑफ हॉट बिटुमेन करना है, और वो किस हिसाब से करना है कि पर स्क्वायर मीटर हमने 0.75 kg इसको हमने हॉट कंडीशन में इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। और सिंगल कोट किसका होगा 0.7 kg
पर स्क्वायर मीटर, यानी 2 कोर्स अगर की हम बात कर ले तो 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर बन जाएगी उसकी क्वांटिटी। तो ये इसलिए इधर हमने मेंशन किया कि ये चीज़ें हम जब डीपीसी का रेट लगाएंगे तो हम इसका भी कैलकुलेट करेंगे, और एग्रीगेट जो लग रहा है उसका भी हम करेंगे, सीमेंट वगैरह ये सैंड हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, उसका रेट लगा के हम डीपीसी का रेट मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हमने इधर फिर आगे 1/2/17.6 इंच, ठीक है। इसका मतलब सिंगल 1 हमने क्यों लेके, सिंगल यूनिट है, एक ही कमरा है। 2 हमने क्यों लेके, क्योंकि 2 दीवारें हैं। ये देखें, एक दीवार ये हो गई सेम कंडीशन में, और ये दूसरी दीवार, ये दोनों सेम दीवारें हैं, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो हमने 2 दीवारें इसका भी ले लिया, इसका, और इसको हमने फ्री कर दिया, बोथ एंड फ्री, ठीक है। तो ये जब फ्री हो गया तो उसका डायमेंशन अभी क्या बनेगा, 17 फुट चेंज। 17 फुट चेंज किस तरह बन गया कि 16 फुट इसकी इंटरनल साइज है इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ये 16 फुट इसका इंटरनल साइज है। 16 फुट के साथ अभी दीवार की थिकनेस कितनी है, 9 इंच की है, ठीक है। तो 9 इंच की थिकनेस है, तो 9 इंच एक साइड पर जमा होगा, 9 इंच दूसरी साइड पर जमा होगा, ठीक है। तो 9 इंच और 9 इंच जमा करेंगे तो 1.5 फुट बन जाएगा। 1.5 फुट आप 16 फुट के साथ जमा करेंगे तो 17 फुट चेंज बन जाएगा। तो ये 17 फुट चेंज हमने लिख दिया। नॉर्मली डीपीसी हम उसकी थिकनेस मेंशन नहीं करते, उसकी वेट मेंशन करते हैं, क्योंकि उसके ड्राइंग में जो हमारे शेड्यूल ऑफ रेट्स में जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्क्वायर मीटर में होते हैं। तो उसकी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या शो करनी है, थिकनेस ही शो करनी है। तो थिकनेस विड्थ शो करनी है। तो विड्थ कितनी है उसकी, 9 इंच की दीवार है, तो डीपीसी भी उसके साथ 9 इंच की है, ठीक है, यानी फ्लश है, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी डीपीसी भी 9 इंच की है, ठीक है। तो हमने उसकी वेट भी 9 इंच कंसिडर कर दी। तो वाल नंबर 1 के लिए ये हो गया। क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, एसएफटी में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन स्क्वायर फुट और इंचेस में है, ठीक है। अच्छा, फिर हम वाल नंबर 2 पर आएंगे। तो वाल नंबर 2 हमारा ये हो गया, ये वाला 1 नंबर 2, और ये वाला जिसमें ये विंडो है, ये 1 नंबर 2 हो गया। और इसको हमने फिक्स कंसिडर किया, इंटरनल साइज हमने इसका कंसिडर किया, क्योंकि आगे जो उसके साथ एडजेसेंट वॉल है वो क्या है, वो फ्री है। और ये जो इसके साथ दूसरी दीवार होगी इसके दरमियान में, तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स बन जाएगी। तो इसका हमने सिर्फ इंटरनल साइज ही कंसिडर करना है। तो वो क्या है, 12 फुट। ये देखिए, ये इसकी इस तरह साइज क्या है, 12 फुट। तो हो हमने 2 दीवारें हैं, ए सिंगल यूनिट है, 2 दीवारें हैं सेम, और वाल नंबर 2 ये हो गए, ये हो गए, और 12 फुट उसकी इंटरनल साइज है, वही 9 इंच उसकी थिकनेस है। तो ये जब हम करेंगे तो इसका ये आंसर आ गया। हमने जमा किया 44.25 एसएफटी, उसकी टोटल क्वांटिटी आ गई, और उसको हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया। तो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर है, तो इसी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 0.0929, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका जवाब इसमें आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। वो क्यूबिक मीटर में हमने कन्वर्जन के लिए क्या किया था, 0.02832 इससे हम करते थे, लेकिन वो शिफ्ट टू क्यूबिक मीटर वो ये हमने इस्तेमाल किया। लेकिन अभी इधर हमने एसएफटी टू स्क्वायर मीटर, तो हमने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपकी इसकी निकल आई डीपीसी की, ठीक है। अभी इसके बाद हमने कंक्रीट का काम शुरू करना है। तो कंक्रीट का काम आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 7 में मैंने डिवाइड किया है, आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 8 में, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आइटम नंबर 7 में, उसकी वजह यह है कि ये जो
उसकी वजह यह है कि जो कॉलम्स और बीम्स का काम होता है, यानी डोर, लेंटल्स, कॉलम्स और बीम्स, वो ज़्यादातर शेड्यूल में मैंने देखा है कि वो उसका रेट अलग होता है, और जो रूफ स्लैब में जो हम कंक्रीट करते हैं तो उसका रेट शेड्यूल में अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें शटरिंग इन्वॉल्व हो जाती है। रूफ स्लैब में आपकी इसका फोल्डिंग, शटरिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, और एरिया भी ज़्यादा होता है, और दूसरा कॉलम बीम में अलग चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका रेट हम अलग अलग पे करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, या जब हम रेट कोड करते हैं तो अलग अलग रेट उसका कोड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कंक्रीट आप जो शेड्यूल आप रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कॉलम का कंक्रीट का जो काम है, चाहे वो बीम्स का हो चाहे वो रूफ स्लैब का हो, और एक ही रेट दिया गया हो, फिर तो आप एक ही सिंगल आइटम में सारे कैलकुलेट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार जो बीम्स और कॉलम का रेट है वो अलग है, रूफ स्लैब का अलग है, फाउंडेशन का अलग है, तो आपने फाउंडेशन का भी अलग कैलकुलेट करना होगा, रूफ स्लैब का भी कैलकुलेट अलग करना होगा, और कॉलम और बीम का भी अलग कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए इधर मैंने इसको टू इंटू आइटम्स में इसको मैंने कैलकुलेट किया है, आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 7 में। तो आइटम नंबर 6 में मैंने विंडोज़ और डोर लेंटल, क्योंकि इसमें कॉलम तो है नहीं, छोटा सा कमरा है, तो इसमें आपको सिर्फ 2 मिल रहे हैं, आपको विंडोज़ और डोर्स लेंटल मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंगल एक आपका दरवाज़ा है, ठीक है, एक ही क्वांटिटी, एक ही दरवाज़ा है, एक ही यूनिट है। तो अभी दरवाज़ा हमारा है 4 फुट की, उसकी ओपनिंग क्या है 4 फुट की, ठीक है। लेकिन हमने इधर क्या लिया है 5 फुट उसकी लेंथ ली है बीम की, जो विंडो लेंटल होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब इस तरह कमरा बनाएंगे, जिधर आपने फर्ज करिए दरवाज़ा आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो इधर आपको एक मेसनरी को सपोर्ट करने के लिए ये जो मेसनरी है, क्योंकि इधर तो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, तो इस मेसनरी को सपोर्ट करने ये जो ऊपर वाली मेसनरी है, इसको ये जो पोर्शन है इसको सपोर्ट करने के लिए आपको दरवाजे के ऊपर एक बीम देना होता है, जिसको हम लेंटल कहते हैं, ठीक। तो ये उसका एस्टीमेट है। तो अभी उसका फॉर एग्जांपल इसका ये है 4 फुट, ये 4 फुट है, ठीक है, 4 फुट उसकी वेट है। तो अभी इसकी हमने इसके साथ बियरिंग ऐड कर दी, ये जो जिसको हम आम जुबान में उर्दू जुबान में चढ़ावा कहते हैं, ठीक है। तो वो चढ़ावा हमने इसके साथ जमा किया है, तो वो आपकी 4 फुट की जगह वो 5 फुट में, यानी चेंज एक साइड पर, ये जो चढ़ावा, ये जो चेंज एक साइड पर और चेंज दूसरे साइड पर। नॉर्मली इसका थंब रूल ये है कि जो जो विड्थ जो बीम की या जो लेंटल है उसकी जो थिकनेस होती है उतना ही हम चढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये एक थंब रूल है, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो उसकी थिकनेस क्या है, चेंज है, तो चेंज की एक साइड पर हमने चढ़ावा दे दिया, चेंज दूसरे साइड पर दे दिया, तो वो 5 फुट बन गई, ठीक है। 4 फुट था तो 1 फुट और मजीद जमा हुआ तो 4 फुट और 5 फुट बन गया। 9 इंच उसकी वेट है, क्योंकि दीवार के थिकनेस के बराबर आपने रखनी है। ये जिस तरह ये दीवार है तो इतना ही आपका, उतनी ही मोटाई में आपका विंडो लेंटल भी आएगा, ठीक है। तो ये उसकी थिकनेस होगी और चेंज उसकी वेट है, डेप्थ है, सॉरी, ठीक है। तो ये आगे सामने मैंने लिख दिया डोर लेंटल, ठीक है, डोर लेंटल हो गया। अभी उसके बाद हमारी दो, इसको अगर मैं 3 कर दूं, क्योंकि 3 हमारे विंडोज़ हैं, एक ये और एक ये है, ठीक है। और उसकी जो एक वो है विंडो है, उसकी लेंथ जो है ना वो 6 फुट है, ठीक है, 6 फुट उसकी लेंथ है। अगर आप उसमें देख लें एलिवेशन में, तो एलिवेशन में आपको नज़र आ जाएगा, ये मैं आपको एलिवेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें एलिवेशन में आप देख लें, क्रॉस सेक्शन में सॉरी आप देख लें, ये देखें आप, ये 6 फुट की उसकी है। एलिवेशन में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, एलिवेशन में नहीं दिया गया इसकी वेट, बहरहाल क्रॉस सेक्शन में इसकी 6 फुट की लंबाई है, ठीक है। तो अभी इधर
6 फुट है, तो 6 फुट और उसकी 6 फुट इसकी जो स्पैन ज़्यादा है, तो मैंने इसका थोड़ा वो भी ज़्यादा रखा है, थिकनेस भी ज़्यादा रखी है, जिसकी वजह से इसकी 9 इंच तो इसकी वेट है, थिकनेस मैंने इसकी 9 इंच रखी है। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी एक डिज़ाइन अवेलेबल था, इसके मुताबिक मैंने कर दिया था। ठीक है, तो थिकनेस 9 इंच रखी है, तो अभी इसका जो बियरिंग होगा वो भी 9 इंच के हिसाब से होगा, तो 9 इंच प्लस 9 इंच दोनों साइडों पर होगा, एक इस साइड पर होगा और एक इस साइड पर होगा। ठीक है, तो 9 इंच इधर चढ़ेगा, 9 इंच इधर चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो 9 इंच जमा 9 इंच 1.5 फुट बन जाएगा, और इसकी क्लियर स्पैन कितनी है, 6 इंच है, तो 6 इंच में से 6 फुट है, तो 6 फुट में जब हम 1.5 फुट जमा करेंगे तो 7 फुट 6 इंच बन जाएगा, 3 हमारी विंडोज, और 9 इंच उसकी वेट है और 9 इंच उसकी थिकनेस है। तो ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी आप देख ले, फिर सब कुछ जमा किया और जो आप क्यूबिक मीटर में आ गए। 10.32 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.02832, तो हमारा क्यूबिक मीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो रेट है, जो रेट मैंने फॉलो करना है, जब आगे हम बिला क्वांटिटी प्राइस करेंगे तो उसमें क्यूबिक मीटर में मुझे रेट मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, ये भी आपका कवर हो गया। उसके बाद आपका रूफ स्लैब में, अच्छा इसकी डिस्क्रिप्शन पहले देख लीजिए, सॉरी मैं भूल गया हूँ, ये देखें आप, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग यानी प्रोवाइड भी होना है और ले भी होना है, और ये रेट इसके मुताबिक हमने लगाना है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट RCC reinforced cement concrete in columns, beams, stair posts, struts, piers, lintel and the like, including farm work, all specified reinforcement measured and paid separately। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये इस चीज़ को भी, कॉलम को भी कवर करेगा, बीम को भी कवर करेगा, स्टेयर को भी करेगा, पोस्ट को भी, स्ट्रट्स, पियर्स, लेंटल्स, जो इस चीज़ में फॉल करेगा वो, उसके लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करूँगा और रेट भी यही इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये सेम कैडर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो और इसमें इंक्लूडिंग फार्म वर्क भी मैंने शामिल करना है। ये जब मैं रेट बनाऊँगा इसके लिए, ये तो अभी मैं जस्ट क्वान्टिटीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसके लिए प्राइसिंग करूँगा तो ये चीज़ें मैं उसमें डाल के रेट बनाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें हम रेट एनालिसिस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इसमें ये जो रेट होगा इसके लिए जो रेट होगा उसमें रीइंफोर्समेंट का रेट शामिल नहीं होगा, वो हम अलग कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? ठीक है, अच्छा इसके बाद उसी तरह रूफ स्लैब के लिए भी सेम, रूफ स्लैब के लिए भी है, प्रोवाइडिंग laying RCC as in roof slab, RCC walls and the like, including farm work, all specified reinforcement measure and paid separately। ठीक है, वही सेम वो हो जो चीज़ें हमने कॉन्ट्रैक्टर से या खुद करवानी है, या जो रेट हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, तो अभी उसके लिए, अभी रूफ स्लैब के लिए हमें मेन प्लान की ज़रूरत होगी। ठीक है, रूफ स्लैब का कैलकुलेशन करने के हमें मेन प्लान और थिकनेस की ज़रूरत होगी कि रूफ स्लैब की थिकनेस क्या है। ठीक है, तो इधर आप देख लें कि 1/1 का मतलब ये है कि सिंगल यूनिट है, और 1 का मतलब है कि सिंगल एक स्लैब है। ठीक है, तो इसको हमने, इस एरिया को हमने अलग कैलकुलेट करना है। ये जो इंक्लूडिंग वॉल्स, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, शेडिंग दे रहा हूँ, इसको हमने अलग कैलकुलेट करना है। ये मेन रूफ स्लैब होगा, ये मेन स्लैब आपका बनेगा। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो डॉटेड के अंदर अंदर मैं इसको कर रहा हूँ, ये है शेड आपका। इसको मैंने अलग कैलकुलेट करना है। उसकी वजह यह है कि इसकी थिकनेस मैंने 5 इंच कंसिडर की है, ये जो पर्पल कलर में मैंने शेड की, ये जो मेन स्लैब है, और इसकी जो थिकनेस है वो 3 इंच मैंने कंसिडर की है। ठीक है,
तो उसको इसलिए मैं इकट्ठा नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप इधर देख लें कि उसके लिए मुझे इंटरनल साइज तो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि इसके साथ दीवारें भी शामिल हैं तो दीवारों के साथ मैंने बोथ डायमेंशन के साथ मैंने दीवारें जमा करनी, क्योंकि ये जो रूप है ये इधर मैं बना देता हूँ कि एक मुझे ये डायमेंशन चाहिए और एक मुझे ये डायमेंशन चाहिए, फिर इस तरह मुझे एक ये डायमेंशन चाहिए और एक ये वाली डायमेंशन चाहिए। ठीक, तो क्योंकि ये मेन स्लैब है तो मैंने दीवार जब इसके साथ जमा करूँगा Diciamo ci sono cargo ma torci diciamo. अच्छा, अभी हमने रूफ स्लैब कैलकुलेट करना है, तो रूफ स्लैब में सेम आप देख लें कि रूफ स्लैब में सेम डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे हैं, लेकिन सेम डिस्क्रिप्शन लेकिन ये रूफ स्लैब के लिए अलग है, क्योंकि इसका जब आप कैलकुलेशन करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं, तो रूफ स्लैब का रेट कॉलम और बीम से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, शटरिंग ज़्यादा लगती है, तो उसका अलग रेट बनता है, इसका अलग बनता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें मुझे ये एरिया जो मैंने शेड कर दिया है ये मैंने अलग कैलकुलेट करना है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये जो ऊपर छज्जा जिसको हम कहते हैं शेड, इसको मैंने अलग कैलकुलेट करना है। उसकी वजह यह है कि इस पोर्शन की जो दरमियान वाला मेन पोर्शन, इसकी थिकनेस कितनी है, 5 इंच की है। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है, 3 इंच की है, तो इसको मैंने अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो चलें कैलकुलेट करते हैं। अभी इसका इंटरनल साइज़ क्या है, 16 फुट। इसका इंटरनल साइज़ एक्स एक्सिस पर क्या है, 16 फुट। ठीक है, अभी ये जो छत है ना, ये इस कॉर्नर से, ठीक है, लेके इस तरह इस कॉर्नर तक, फिर इस तरह आके इस कॉर्नर तक, फिर इस तरह आउटर जो कॉर्नर है 4, उसके लेवल तक जाना है इस छत में। ठीक है, ये जो मेन स्लैब है, तो इसके साथ दोनों डायमेंशन के साथ मैंने दीवारों की थिकनेस ऐड करनी है। तो 16 फुट के साथ जब मैं दो तरफ से दीवार ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 इंच की दीवारें हैं, 9 इंच जमा 9 इंच, तो ये कितना, मैं 17 फुट चेंज, तो ये मैंने 17 फुट चेंज लिख दिया। दूसरा मेरा 13 फुट चेंज बन जाएगा। 13 फुट चेंज इसलिए बनेगा क्योंकि 12 फुट मेरा इंटरनल साइज़ है, ये वाला, ये 12 फुट है जमा 9 इंच जमा 9 इंच, तो ये 13 फुट चेंज बन जाएगा। ठीक है, और 5 इंच इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो ma kawa dalam bas dalam 2 menit ke dalam zai siapa ma kawa
तो ये 5 इंच की थिकनेस मैंने 5 इंच इसकी थिकनेस है। तो ये क्वांटिटी आपकी मैन रूप की आ गई, ये मैन रूप मैंने सामने लिख दिया, ठीक है। दूसरा, अभी दो आपके छज्जे बनेंगे, एक ये छज्जा बनेंगे इधर से लेके ये वाले इधर तक, ठीक है, और ये दो सेम छज्जे होंगे, ठीक है। और ये एक अंदरूनी छज्जा बनेगा जो शॉर्ट साइड वाली है, दो लॉन्ग साइड वाली होंगी आपकी और दो शॉर्ट साइड वाली होंगी, ठीक है। इसमें अगर मैं इधर आपको दिखा दूँ, इधर देख लें आप कि ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया, इधर से लेके ये इसको मैं शेडिंग, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेट करना है ये पोर्शन मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक। और एक ये जो फिक्स पोर्शन आ गया ये वाला, अभी हम क्रॉस सेक्शन में देख लेते हैं या एलिवेशन में क्रॉस सेक्शन में कि ये जो शेड है ये कितना आउट गया है, वो हम इधर से हमें पता चल जाता है कि कितना गया है। इधर आप देख लें ये 1.5 फुट यानी 1 फुट चेंज इधर से लेके इधर तक ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है। तो इधर तक तो मुझे डायमेंशन मालूम है आउट टू आउट, ठीक है। इधर आप देख लें, इधर तक तो मुझे डायमेंशन मालूम है, वो कितनी है। इधर से 16 फुट मुझे इंटरनल साइज मिल गया इधर से लेके इधर तक, ठीक है। फिर 9 इंच की दीवार ये बन गई, 9 इंच की दीवार, फिर 9 इंच की दीवार, और फिर मज़ीद एक्सटेंडेड पोर्शन जो है वो है 1 फुट चेंज और 1 फुट चेंज। तो सबको मैं जब कैलकुलेट करूँगा इसको भी कैलकुलेट करूँगा, और इसी तरह ये जो पोर्शन है, ये जो फिक्स पोर्शन है, इसका 12 फुट के साथ मैंने सिर्फ 2 दीवारें जमा करनी है, एक इस साइड का वाला एक इस साइड वाला, तो वो 12 फुट प्लस 9 इंच प्लस 9 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक डायमेंशन आपकी बन जाएगी 20 फुट चेंज, ठीक है। ये वाली बन गया अभी 20 फुट चेंज, ठीक है। और दो इसलिए मैंने लिख दिया कि दो, एक ये साइड है और एक ये साइड है, दोनों सेम है, और 1.5 फुट उसकी विड्थ है और 3 उसकी चौड़ाई है, ठीक है। दूसरे साइड पर भी दो मेरे पास, एक ये पोर्शन हो गया और जो फिक्स पोर्शन है, ठीक है। तो ये दो पोर्शन मेरे पास आ गए, ठीक है। तो दो सेम है तो वो 12 जमा 9 इंच प्लस 9 इंच करेंगे तो 13 फुट चेंज बन जाएगा, और ये आपका 3 इंच बन। तो ये आपका रूफ स्लैब की कैलकुलेशन हो गई। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे 123.95 CFT। इसको जब हम टोटल करें 0.02832 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कंक्रीट की कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। DPC इसमें हमने कवर कर दी, कंक्रीट भी हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल में हमने पहले बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक्स को समझना है, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसी कमरे के बार बेंडिंग शेड्यूल पर जाएंगे, तो जब आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
आज के लिए काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।